गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ भाई, संडे को भी क्लास है। शाम में 4 to 6 क्लास है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अपने मैच की चिंता करो यार, है ना। अपने मैच की चिंता करो। 4 साल बाद दूसरा वर्ल्ड कप आएगा, वो देख लेना। ये वर्ल्ड कप जिंदगी में पहली और आखिरी बार ही है। चलिए, ऑप्टिक्स होगा भाई, ऑप्टिक्स। संडे को ऑप्टिक्स होगा। वॉल्यूम आ रही है? एडवांस का टेस्ट कब तक है, क्या टाइमिंग है? 5:30 तक एडवांस का टेस्ट है। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट कितने बजे तक चलता है? हाँ, तो जेई एडवांस का एग्जाम का टाइमिंग जरा बताना। 2:30 to 5:30 है, तो क्लास 4 to 6 तो गलत रख दिया है फिर। हम्म। तो कैंसिल करना पड़ेगा या 6 to 8 करना पड़ेगा, चलो देखेंगे। चलो देखेंगे फिर, ठीक है। हाँ भाई, इसमें मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक, देखना। ये लास्ट टर्न पे क्वेश्चन किया था टीआईआर का, और यहां से हमने क्या निकाला था, ये थीटा की वैल्यू निकाली थी जिससे कि इसका टीआईआर होता रहे, है ना। थीटा की वैल्यू निकाली थी जिससे कि इसका टीआईआर होता रहे। तो यहां से हमें मैक्सिमम मिला था ये, यहां से हमें मैक्सिमम मिला था ये साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉर ए पर्टिकुलर थीटा म्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को दूसरे वे से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड म्यू मिनिमम, है ना, फॉर टी आई आर टू टेक प्लेस एट द फेस, एट द फेस ए बी, एट द फेस ए सी। ठीक है, ए सी पर टी आई आर होता रहे, उसके लिए म्यू कितना होगा, तो ये भी आप बता सकते हो। तो थोड़ा सा इसी चीज को यहां इस वाली इनइक्वलिटी से देखो कि साइन थीटा, इसी को बस एक्सटेंड कर दिया है। साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर -1, इसको साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हो, या म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा +1। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये बताओ कि ये इनइक्वलिटी ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी अगर ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है ना। दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, this inequality holds true, this inequality holds true if it is true for maximum value of theta, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बोलो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा वो अपना +1 है, तो वहां पुट करोगे तो अपने पास म्यू आएगा, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो यहां से म्यू मिनिमम जो आएगा वो आएगा √2। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, कि एक पर्टिकुलर थीटा के लिए म्यू कितना होगा, एक पर्टिकुलर थीटा के लिए उस ग्लास स्लैब का एक पर्टिकुलर थीटा होगा, तो इस पर्टिकुलर थीटा के लिए म्यू कितना होगा जिससे कि इसका TIR होता रहे AP से। अच्छा ठीक है, चलो देखेंगे, मंडे को देख लेंगे। आप लोग मंडे में 12th वालों का अगर क्लास कम है तो मंडे को देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। तो कैंसिल कर देंगे, ऐप पे मैसेज आ जाएगा। मुझे पता नहीं था कि आपका टेस्ट 5:30 तक होता है, मुझे नहीं पता था कि आपका टेस्ट 5:30 तक का है, ठीक है, तो उसको कैंसिल करेंगे, देखेंगे। दिस इनइक्वलिटी होल्ड्स ट्रू इफ इट इज ट्रू फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप TIR का एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर का, है ना, एक ऑप्टिकल फाइबर का में भी TIR यूज होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में TIR कैसे यूज होता है उसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्लास स्लैब हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है, इसके वर्टिकल फेस पे, इसके वर्टिकल फेस पे आप क्या कर रहे हो, एक कोई भी लाइट रे लेके आ रहे हो, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, और इसके वर्टिकल फेस पे आप कोई लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हो, कोई लाइट रे आप इंसिडेंट करा रहे हो ऐसे। ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हो और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कोई भी स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोल सकते हो कुछ यहां पर, मान लीजिए ये μ1 है, ठीक है, म्यू है, ठीक है, आपको μ1 μ2 भी दिया जा सकता है, μ1 μ2 भी दिया जा सकता है। तो आप ऐसे ही ले सकते हो कि ये जैसे μ1 है मान लो, और ये θ1 है, और ये μ2 है, ठीक है। तो हमें कंडीशन बताना है कि इसका TIR होता रहे, इसके लिए θ1 क्या होगा, ठीक है, ठीक है, θ1 इसका क्या होगा ये आप बता सकते हो। तो θ1 अपना क्या होगा, फाइंड, क्वेश्चन ये फाइंड θ1, है ना, सो दैट TIR always takes place, always takes place from the curved surface, from the curved surface, ठीक है, ऑलवेज TIR होता रहे, इसके लिए क्या होगा θ1, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां से सभी बच्चों को पता है कि यहां से लाइट रे ये नॉर्मल हो जाएगा, यही नॉर्मल हो जाएगा, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, और इसके इस तरफ से आपने इंसिडेंट किया है और ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इधर, मान लीजिए बेंडिंग टुवर्ड्स है या बेंडिंग अवे है, डिपेंड करेगा। तो TIR होने के लिए सभी बच्चों को पता है कि वो डेंसर से क्या होगा, डेंसर से रेयरर की तरफ आना है, डेंसर से अपना रेयरर की तरफ आना है, यहां के लिए नहीं, मतलब यहां से यहां के लिए। तो ये डेंसर होगा, यहां पे तो ये इंसिडेंट होगा, ऐसे जाएगा। फिर कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होगा, कर्व सरफेस का नॉर्मल यही होगा ना भाई, ये कर्व सरफेस का नॉर्मल होगा। तो यहां से ये बाहर ना निकले, ये कंडीशन है, कर्व सरफेस से ये इधर बाहर ना जाए। सिग्नल में आप ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे ही सिग्नल भेजते हो, तो ये इस तरीके से यहां पे फिर आए, और यहां पे भी ये नॉर्मल होगा,
ये नॉर्मल होगा, तो इस नॉर्मल से फिर इसका TIR होता रहे और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे। ये ऐसा समझ गए होंगे सभी लोग। तो ये लाइट रे जो इधर आ रही है, ये इस तरीके से इसका TIR होता रहे कर्व पार्ट पे, कर्व पार्ट पे TIR होता रहे, इसकी आपको कंडीशन बतानी है। उसके लिए आप इसको किस एंगल से इंसिडेंट कराओगे इस फ्लैट सरफेस पे, शायद क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। फ्लैट सरफेस से किस एंगल पे आप इंसिडेंट कराओगे। ये एयर भी हो सकता है, ये म्यू भी हो सकता है, मैंने जनरल ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि कंडीशन हम यहां देंगे, TIR कर्व पार्ट से होना है। तो कंडीशन यहां आएगा, क्या आएगा, ये θ1 है मान लो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसको मैं कुछ θ2 ले लेता हूं, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस θ2, ठीक है। अगर मैं इसको θ2 लेता हूं तो ये होगा अपने पास 90 माइनस θ2, क्योंकि ये 90 है। तो इसको बोलोगे फॉर TIR कंडीशन ये होगा टू टेक प्लेस एट द कर्व सरफेस, एट द कर्व सरफेस, क्या बोलोगे 90 माइनस θ2, this angle of incident should be greater than equal to θc, this angle of incident should be greater than θc। हाँ भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मेंस के सिलेबस में, पढ़ना पड़ेगा आपको। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब है आपके मेंस के सिलेबस में। तो यहां से दोनों साइड अगर साइन लेते हैं, यही करते थे, तो साइन 90 माइनस θ2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन θc, और ये हो जाएगा cos θ2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन θc। और साइन θc कैसे निकलेगा भाई, साइन θc के लिए तो बताया गया है आपको कि ये है और ये यहां पर आ रहा है। ये अगर θc है तो ये ग्रेज कराओगे, और इसके लिए ये μ2 है और ये μ1 है। तो यहां पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो θc निकलेगा, साइन θc μ2 साइन θc इज इक्वल टू μ1 साइन 90। तो साइन θc आएगा μ1 अपॉन μ2, साइन θc आएगा μ1 अपॉन μ2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो साइन θc μ1 अपॉन μ2। तो अब यहां से साइन θc की वैल्यू पुट करो। अब प्रॉब्लम ये कि आपको θ2 में कंडीशन है, तो इसको रिलेट करोगे θ1 से, तो बाय स्नेल्स लॉ एक और भी चीज लिख सकते हो, इसको θ1 को रिलेट करना है ना, तो बाय स्नेल्स लॉ हम इन दोनों में रिलेशन ले आएंगे, μ1 साइन θ1 दैट इज इक्वल टू μ2 साइन θ2, ठीक है। तो ये जो साइन θ2 है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं μ1 अपॉन μ2 साइन θ1, है ना। और इसको मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यह स्क्वायर क्या कर रहे हो आप, cos θ2 को डायरेक्ट लिखो ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन θc। और साइन स्क्वायर θ2 की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, ठीक है, अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। अब स्क्वायर कर दो और साइन θ1 निकाल लो। जब स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1। तो साइन स्क्वायर θ1 अपने पास कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये इधर आ जाएगा, तो μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये होगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू साइन θ1। तो θ1 लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा। और थीटा वन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है, थीटा वन यहां से मैक्स पूछा जा सकता है आपसे, तो थीटा वन मैक्स भी अब आप बता सकते हो कि थीटा वन मैक्स जो होगा, थीटा वन मैक्स का जो आंसर होगा वो आप इक्वलिटी सेटिस्फाई करके बता सकते हो, साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये आंसर होगा। इक्वल में ग्रेज होगा, बिल्कुल इक्वल में ग्रेज होगा भाई, बट आपको पता है कि आप इक्वल में ग्रेज कराओगे वो टीआईआर नहीं कहलाएगा, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए तब जाके टीआईआर होगा। इक्वलिटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन, जैसे यहां देखिए मैंने क्या किया, यहां इक्वलिटी लगा दिया, इक्वलिटी का मतलब जस्ट अब होने ही वाला है, तो आप वही लेके चलते हो। क्रिटिकल कंडीशन में केवल ये होगा, मतलब ये जो इंसिडेंट होगा ये यहां पे 90 माइनस थीटा टू इस थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, तभी तो टीआईआर कराओगे, नहीं तो ग्रेज होगा। ग्रेजिंग इज द लिमिटिंग कंडीशन, इक्वलिटी में ग्रेजिंग का मतलब यही है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, इक्वलिटी में ग्रेज होगा, ठीक है, ग्रेजिंग होगा, ग्रेजिंग से बड़ा होना चाहिए, ग्रेजिंग के जस्ट बराबर हो, लिमिटिंग कंडीशन। भौदीप भाई, नवदीप, धन्यवाद भाई, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो ये आपकी परसेप्शन है तो अच्छी बात है। लिखने दो, जल्दी लिख लो। अच्छा, तो ये मैंने जनरल करा दिया, आपका हो सकता है कि म्यू वन वन हो, एयर हो, और म्यू टू जो है अपना म्यू हो, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू टू स्क्वायर माइनस वन, म्यू स्क्वायर माइनस वन, म्यू स्क्वायर माइनस वन। साइन थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा ले सकते हैं, क्यों भाई? साइन थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा क्यों ले सकते हो? हमें स्नेल्स लॉ में साइन, हमें स्नेल्स लॉ में साइन ही मिलेगा, इसीलिए हमें वो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इसी में, कि मान लीजिए आपके पास एक ग्लास का ट्यूब है, उसको आपने बेंड कर दिया है, एक ग्लास का ट्यूब है ना, उसको आपने एक आर्क में बेंड कर दिया है, ऐसा एक ग्लास का ट्यूब है, इसको आपने आर्क में बेंड कर दिया है, जिसका डायमीटर डी है। इस ग्लास के ट्यूब को आपने एक आर्क में बेंड कर रखा है।
तो ये ग्लास का ट्यूब है, इसको आपने आर्क में बेंड रखा है, समझ गए होंगे। उसको आपने आर्क में बेंड कर रखा है। अब लाइट रे, यहां से आप लाइट रे गिरा रहे हो, पैरेलल लाइट बीम आ रही है इस ग्लास ट्यूब पे, है ना। कोई ये म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है ना। ट्रांसपेरेंट रॉड है, ट्रांसपेरेंट रॉड मान लो, बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, ट्रांसपेरेंट है, उसको आपने बेंट कर दिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रॉड बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, ठीक है। और ये अपने पास ये लाइट है, पैरेलल लाइट बीम आ रही है। तो आपको बताना है कि किस मिनिमम रेडियस पे, किस मिनिमम, अच्छा इसका डायमीटर डी है, इसका ये जो डायमीटर है ये डी दिया हुआ है, डी जो है डायमीटर है इसका ऑफ रॉड, और ये आर है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड मिनिमम आर, आर मिनिमम, सो दैट लाइट बीम passes through the glass slab, लाइट बीम पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब, मतलब लाइट बीम आएगी, है ना, और ये पूरी लाइट बीम यहां से निकल जाए, पूरी लाइट बीम आपकी यहां से निकल जाए, क्लियर है। लाइट बीम आते हुए यहां से पूरी लाइट बीम ऐसे निकल जाए, पास कर जाए। जल्दी बताइए क्या सोच रहे हो कि अगर कोई लाइट बीम इसमें इंटर करती है और ये पूरा इसके पाइप से, मतलब इससे ऐसे निकल जाए, जैसे पानी जो है गिरता है तो वैसे पूरा फ्लो करके, मैंने पूरा इसके अलोंग जो है इधर ही आ जाए, तो इसके लिए क्या सोच रहे हो, क्या होना चाहिए, कुछ सोच पा रहे हो? मतलब इसका इनडायरेक्ट वे में ये मतलब है कि कोई भी लाइट रे आ रही है उसका टीआईआर ना हो, कोई भी लाइट रे आ रही है उसका टीआईआर ना हो, यही तो है। इतनी लाइट रे आ रही है उसमें किसी का भी टीआईआर ना हो, ये बात समझ पा रहे हैं, उसमें किसी का भी टीआईआर ना हो, नो टीआईआर एट कर्व सरफेस, ठीक है। मतलब सॉरी, मतलब कोई किसी का रिफ्रैक्शन ना हो, है ना। तो अगर ये बोल रहे हो कि इफ all light ray passes through the tube, then no refraction of light ray from the curved surface, है ना। नो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम द कर्व सरफेस, इसका मतलब जितनी भी लाइट रे आ रही है इस कर्व सरफेस से उसका टीआईआर होना चाहिए। अब ये कैसे एश्योर करें कि सारी लाइट रे का टीआईआर हो? अगर जो सबसे मिनिमम, ध्यान से सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सब वो लाइट रे जो सबसे मिनिमम एंगल बनाती है, जो सबसे मिनिमम एंगल बनाती है इस कर्व पार्ट पे, उस लाइट रे का अगर टीआईआर होता है तो बाकी लाइट रे अगर जो लाइट रे यहां पर आ रही है वो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा सी से ज्यादा होता है, तो बाकी लाइट रे
बाकी लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो और बड़ा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि उसका टीआईआर होना ही होना है। तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन की कौन सी लाइट पकड़ोगे? वो लाइट रे जो इस कर्व सरफेस को ग्रेज कर रही होगी, वो लाइट रे जो इस कर्व सरफेस को ग्रेज कर रही होगी, उसका अगर टीआईआर हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि सभी का टीआईआर हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि सभी का टीआईआर हो रहा है, ये मानते हैं कि नहीं? तो जो लाइट रे ग्रेज कर रही होगी इसको, इसके कर्व सरफेस को, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट सबसे मिनिमम होगा, मानते हो कि नहीं? इसमें यही बात पकड़नी है कि कंडीशन हम क्या दें। तो देखो मैं बना रहा हूं, ये जो अपनी लाइट रे आ रही है, ये जो लाइट रे आ रही है ऐसे, ये यहां पर, ये कहीं यहां पे इंसिडेंट होगी, और इसका जो नॉर्मल होगा, कर्व है तो सेंटर से ही पास होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से ही पास होगा। ये सेंटर से, कर्व है ना, मतलब आर्क है, तो इसका जो सेंटर होगा, हमारा नॉर्मल यहीं से पास होगा। बोलो भाई, तो ये अपना होगा नॉर्मल। और ये एंगल अगर हम अल्फा मान लें, ये एंगल अगर हम अल्फा मान लें, तो ये सबसे मिनिमम एंगल बनाएगा, मानते हो कि नहीं? जो इस इनर वाले कर्व पार्ट को ग्रेज कर रहा होगा, वो इस नॉर्मल से सबसे मिनिमम एंगल बनाएगा। दिस इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सभी लाइट रे का अपना अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो सबसे मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका होगा, इस वाले का सबसे ज्यादा होगा। मानते हो कि नहीं? कि जब ये यहां पर आएगा तो नॉर्मल अपने पास ये होगा और अल्फा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि यहां से इसका टीआईआर होकर ये इधर से निकले। ठीक है, तो ये सभी को पता है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रे which grazes the inner कर्व सरफेस। ये तो मानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका जो है, इसका अगर हमारा टीआईआर होता है, तो बाकी, अगर ये अल्फा थीटा सी से बड़ा होता है, तो बाकी लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जो बाकी लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ग्रेज कर रहा है, ये देखिए, ये इनर सरफेस है, इससे जस्ट टच करके, इससे टेंजेंट होकर जा रहा है, टेंजेंट होकर जा रहा है, दैट इज द ग्रेजिंग। तो ये ग्रेजिंग वाले के लिए हम पकड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए? दिस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो आप बोल सकते हो कि साइन अल्फा शुड बी, दोनों साइड साइन लेंगे। साइन क्यों लेंगे, सबको क्लियर है, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ से करेंगे। साइन थीटा सी, ये अपना म्यू है, ये एयर है, तो यहां साइन थीटा सी 1/μ लिखा जा सकता है। और देखो, ये अपने पास आर है, ये अपने पास आर है, अगर किसी ने ये जज कर लिया तो बाकी तो हो ही गया, आर प्लस डी होगा, ये पूरा आर प्लस डी होगा, ये ए बी और ये सी ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन अल्फा आप क्या बोल सकते हो? साइन अल्फा अपने पास आ जाएगा ऑपोजिट साइड आर अपॉन आर प्लस डी, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। तो यहां से अब आप आर निकाल लीजिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस डी। तो ये हो जाएगा म्यू -1 आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू डी अपॉन म्यू -1। तो हमें आर मिनिमम पूछा था, तो आर मिनिमम हो जाएगा डी अपॉन म्यू -1। तो दैट इज योर आंसर, ये अपना आंसर होगा। बाहर नहीं जाना है यार, बाहर क्यों जाना है? आपने अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है लाइट बीम पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। आप उल्टा समझ रहे हो, लाइट बीम पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब का मतलब क्या हुआ कि
ग्लास स्लैब के एलोंग अपना जो है चला जाए, TIR होता रहे। उल्टा समझ रहे हो? ये क्लियर है सभी को भाई? ये थ्रू से आपको डाउट हो रहा होगा, तो पास ऐसा कर लो, थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक कर लेते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अंग्रेजी है, पास अराउंड द ग्लास स्लैब। अब ठीक है, फाइंड आर मिनिमम सो दैट लाइट बीम पासेस अराउंड द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अलोंग जाए, थ्रू नहीं, थ्रू में तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग था। अब ठीक है सभी को? बताइए जल्दी, मतलब ये कहानी हमें करनी है। तब सारी लाइट रे ऐसे जाए, सारी लाइट रे ऐसी जाए। अब शायद समझ गए होंगे सभी लोग। तो बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, उसका TIR होना है, बाहर नहीं जाना है। पासेस थ्रू द ग्लास, सॉरी, पासेस अराउंड द ग्लास स्लैब, मतलब सब यहां से निकले, सारी लाइट रे इधर से निकले, फाइनली सारी लाइट रे इधर से निकले, ये मतलब है। लाइट रे को इधर से निकलना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। शायद आप सबको क्लियरिटी आ गई होगी। आगे बढ़े भाई, चलिए। तो इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग करके दिखाइए, देखें कितने लोग करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई ग्लास स्लैब है, मतलब पाइप है ट्रांसपेरेंट, और आप यहां पे, इसका इनर रेडियस R है, इसका इनर रेडियस R है, ये रेडियस R है, इनर रेडियस, ये इनर रेडियस R है, और इसका ये रेडियस कैपिटल R है, इस आर्क का। ये जो आर्क है ना, इसका रेडियस R दिया हुआ है, ये अपना R है, कैपिटल R। और ये थिकनेस जो है इसका, मतलब R ही है, सब जगह R है, ठीक है। लाइट रे अपना यहां से आप इंसिडेंट करा रहे हो, वही पैरेलल बीम टाइप। इस तरीके से लाइट रे इधर है, और आपको बताना है कि ये इधर से निकल जाए पूरा। तो इसके लिए कंडीशन जो है, म्यू पे कंडीशन क्या होगी, म्यू पे कंडीशन क्या होगी ये आपको बताना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑन म्यू? ठीक है, कंडीशन ऑन म्यू निकाल लेते हैं। फाइंड म्यू। ये म्यू है, इसका ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। हैविंग रेडियस R, तो फाइंड म्यू so that all the light ray
एंटरिंग द ट्यूब है ना, एंटरिंग द ट्यूब from the other side of the tube, from the other side of the tube. ये तो कर दो। इसमें 3 बार लगेगा? नहीं भाई, 3 बार नहीं लगेगा। यहां कोई टीआईआर होगा ही नहीं, लाइट रे तो पैरेलल जा रही है, यहां कहां टीआईआर होगा? इस वाले फेस से तो कोई टीआर नहीं है, जो वर्टिकल जो पाइप है इससे नहीं होगा। कंडीशन यहां पे आएगी, यहां पे इंसिडेंस करेगा ना भाई। तो यहां पे आप सबसे क्रिटिकल वाला केस क्या लोगे? जो इसके इनर वाले को ग्रेज करता है। अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया, आप कह रहे हैं 3 बार टीआईआर होगा। 3 बार क्यों होगा यार? जो सबसे यहां पर आएगा, यहां इंसिडेंस होगा, और जो इतना नहीं चमक रहा है, यहां इंसिडेंस होगा, और ये इसका नॉर्मल होगा जो इसके सेंटर से पास होगा। ये इसका नॉर्मल होगा जो इसके सेंटर से पास होगा। ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट ना हो तो फिर ये इधर रिफ्रैक्ट होगा, इधर रिफ्रैक्ट होगा, और यहां से फिर इसका रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब रिफ्रैक्शन ना हो, तो ये इधर ये नॉर्मल हो गया, तो यहां से भी इसका टीआईआर हो जाए, यहां से भी इसका टीआईआर हो जाए, और ये टीआईआर होके फिर से ये कुछ इधर निकले। डायग्राम थोड़ा सा तब ये कहानी है कि ये ऐसे आए, और ये ऐसे चला जाए। ठीक है, इसका यहां पर टीआईआर हो और यहां पे भी टीआई, तो मोस्टली टीआईआर की पॉसिबिलिटी कर्व सरफेस से। और मैंने सबसे ये वाला क्यों लिया है बताइए? क्योंकि जो सबसे क्लोज होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे मिनिमम होगा। जो सबसे क्लोज होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे मिनिमम होगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे मिनिमम होगा। अगर ये थीटा बोल रहे हैं तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, और ये ऐसे जाएगा। बाकी लाइट रे का जो थीटा होगा वो इससे ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं। बाकी लाइट रे का जो थीटा होगा, बाकी और भी लाइट रे आएंगी, उनका थीटा इस वाले ग्रेजिंग वाले से ज्यादा होगा। तो अगर इसका टीआईआर हो रहा है, ये थीटा अगर इसके थीटा सी से बड़ा है, तो बाकी लाइट रे का जो थीटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? थीटा सी से बड़ा होगा। बाकी लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा से बड़ा होगा, और अगर ये थीटा सी से बड़ा है तो बाकी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑटोमेटिकली थीटा सी से बड़ा होगा, क्योंकि बाकी का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा से बड़ा है। तो थीटा जब थीटा सी से बड़ा है तो बाकी का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से बड़ा होगा। आई थिंक सभी लोग समझ गए। तो ग्रेजिंग वाले पे कंडीशन इंपोज कर दो। तो ग्रेजिंग वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये अपना जो थीटा होगा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, दैट इज साइन थीटा। मतलब ऐसे में आपको मिनिमम वाला लेना है। ये 2 क्वेश्चन आपको ये सिखा गया कि मिनिमम वाला लेना है। तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा सी, और साइन थीटा आप इस ट्रायंगल से बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये आर है, इतना आर है, और ये इतना क्या है? इसका डाया जो होगा 2r हो जाएगा। ये ट्रायंगल बनेगा ना भाई, देख लीजिए, ये हो जाएगा r प्लस 2r।
और ये हो जाएगा आर, सॉरी ये हो जाएगा आर। ये क्लियर है सभी को? डायमीटर हो जाएगा पाइप का 2r और ये थीटा है, तो साइन थीटा आपको लिख सकते हैं r अपॉन r प्लस 2r ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। तो हमें म्यू निकालना था, तो म्यू जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस 2r अपॉन में r, ठीक है, r प्लस 2r अपॉन में r, या आप ठीक है म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम जो होगा वो होगा अपना r प्लस 2r अपॉन में r, ये दे सकते हैं। या आप ये बेंडिंग आपसे पूछा जाए, म्यू दिया जाएगा तो आपसे बेंडिंग पूछा जाएगा तो आप वो बता सकते हो। थीटा 45 डिग्री कैसे आ रहा है भाई? थीटा 45 कहां जा रहा है, कैसी बात कर रहे हो? थीटा 45 कैसे आपने प्रूफ कर दिया? थीटा 45 कहां आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। y2r, अरे डायमीटर है मेरे भाई, ये रेडियस दिया हुआ है, ये ट्यूब का रेडियस दिया है, ये ट्यूब का आपको रेडियस दिया है, तो ये पूरा पाइप का जो डायमीटर होगा वो 2r नहीं होगा। ये पूरा पाइप जो है इस तरीके से जो जा रहा है इसका ये रेडियस दिया हुआ है, तो डायमीटर 2r नहीं होगा भाई। यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस ये 2r नहीं होगा अगर ये r है, समझ गए होगे? ये डायमीटर हो जाएगा ना इसका पाइप का, ठीक है। फोर्थ लाइन में इनइक्वलिटी रॉन्ग है। अच्छा, इसको हम लोग ने क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है ना, हाँ रेसिप्रोकल लिया है तो ये पलट जाएगी इनइक्वलिटी। तो आएगा तो वही, आएगा तो वही भाई। इसको आप उल्टा भी करोगे तो अपने पास r प्लस 2r अपॉन में r ऐसा हो जाएगा, ये कह रहे हो। रेसिप्रोकल ले लिया है तो म्यू मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा r प्लस 2r अपॉन में r, ये कह रहे हो, r प्लस 2r अपॉन में r। बोलो, ये क्लियर है बच्चों? हाँ वही कह रहे हैं, सेम ही आएगा। भाई को लग रहा था तो मैं, आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी वही आएगा, मैंने बता दिया, उनको कंफ्यूजन हो रहा था। तो यहां से नेक्स्ट बात करते हैं, एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस। एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस का क्या मतलब है, कब होगा ऐसा? देखो ऐसा है, मान लो कि आपके पास एक इंटरफेस है, ठीक है, और ये मीडियम अपना म्यू है और ये एयर है, ठीक है। आपने यहां पे कोई एक बल्ब रखा है, लाइट सोर्स होगा वो, तो ये आपने लाइट सोर्स यहां पे रख दिया है, ठीक है। नाउ दिस लाइट सोर्स ये लाइट सोर्स अपना कुछ लाइट जो है, पॉइंट सोर्स है हर तरफ, है ना। पॉइंट सोर्स का बताया था, लाइट जो है हमेशा कैसा होगा, हमेशा जो है 90 को, कहां 90 को बाइसेक्ट कर रहा है भाई? ये कह रहे हैं आप ये 90 है, तो 90 को बाइसेक्ट कर रहा है तो थीटा 45 होगा। आप ये चीज भूल रहे हैं, आपको धोखा हो रहा है कि ये 45 होता है ना भाई, तो ये r और ये r होता, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये √2r होता, ये r और 2r है, आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है, आप गलत सोच रहे हैं। ये कायदे से मुझे यहां पर थोड़ा सा ग्रेज भी कराना चाहिए था, इसको यहां पे ग्रेज, इस कर्व पार्ट पे भी ग्रेज कराना चाहिए था, ठीक है। डायग्राम रफली बनाया है तो यहां 45 नहीं होगा, तो यहां पे जो भी होगा पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट हर तरफ जा रही होगी। तो आप मुझे बताइए कि जब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो कुछ लाइट ऐसी भी होगी ना भाई,
जिनका कुछ एंगल के बाद ये बाहर ना निकल पाए उनका TIR होने लगे, उनका जो है क्या होने लगे, TIR। मानते हो कि नहीं? यहां पे आने के बाद इन लाइट रे का यहां पे TIR होने लगे, ये मानते हो? तो जब लाइट रे इसके बाद वाले जोन में जाएगी ही नहीं तो उसका इमेज नहीं बनेगा। कोई व्यूअर इधर होगा तो उसके पास इतने जोन के बाद लाइट नहीं पहुंच रही है, इतने जोन के बाद लाइट नहीं पहुंच रही है, ये देख पा रहे हैं आप लोग? ये नॉर्मल है जैसे। तो इतने जोन के बाद अगर लाइट नहीं पहुंच रही है, इधर की लाइट इधर नहीं होगी तो इधर पूरा डार्क जोन दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, टॉप पे सर्कल बनेगा, वही सेंटर ऑफ इल्यूमिनेंस होगा या एरिया ऑफ इल्यूमिनेंस जो बोला जा रहा है। इस पे जो अपना बनेगा ठीक है, तो यहां पर ये लाइट केवल इधर से निकलेंगी, है ना। बाकी इस जोन में जितनी भी लाइट होंगी वो सब निकलेंगी इधर, बाकी इस तरफ जो है अपना नहीं निकलेगा। जितनी भी लाइट, मान लो यहाँ पे कोई और लाइट रे चूज करते हो, है ना, कोई और लाइट रे यहाँ पे चूज करते हो तो वो लाइट रे आपकी यहां से रिफ्रैक्ट करेंगी, वो यहां पे रिफ्रैक्ट करेंगी, लेकिन बाकी लाइट रे उस जोन में रिफ्रैक्ट नहीं करेंगी। ये शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको इल्यूमिनेटिंग जोन दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, मानते हो? तो यहां से लाइट रे निकल रही होंगी, ये लाइट रे आपकी बाहर निकलेंगी, ठीक है, लेकिन इधर से लाइट रे कोई भी नहीं निकलेगी। तो अब यहां से जो सेंटर ऑफ ये जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये इल्यूमिनेटिंग जोन दिखेगा, तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात अब आपके लिए नहीं है। सबसे क्रिटिकल वाला लेंगे, सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यही है अपना, ये θc होगा। तो अगर ये θc है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, θc ही हो जाएगा, दिख ही रहा है, पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। और इसका रेडियस, इस इल्यूमिनेटिंग जोन का रेडियस अगर r मान लें और ये मान लें कि ये d डेप्थ पे रखा हुआ है ना, ये d डेप्थ पे सोर्स रखा हुआ है इंटरफेस से, है ना, डेंसर से रेयरर होगा तभी ऐसा सीन मिलेगा। तो अब आप इजीली बता सकते हो एक साइन θc से कि साइन θc इज योर 1/μ। एंड साइन θc है क्या? साइन θc है अपना, साइन θc यहां से निकाल सकते हो। साइन θc अपने पास है r/√d² प्लस r²। d² प्लस r² इज इक्वल टू 1/μ। आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, आपको r चाहिए था तो μr² इज इक्वल टू d² प्लस r²। तो μ-1 ये μ² होगा, स्क्वायरिंग किया तो यहां नहीं। तो μ² -1 r² इक्वल टू d²। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं जेई मेंस में, डायरेक्ट ही रिजल्ट बेस आ जाते हैं। जिनको रिजल्ट याद है वो डायरेक्ट चिपकाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं रिजल्ट याद रखो, बट r जो है वो हो जाएगा d/√μ² -1। इजिली अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, जब आप ऊपर उठते हो तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से सोच लो आपका क्या होता है।
तो धीरे धीरे जब हम ऊपर उठते हैं तो रेयरर से, आपके डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है ना आपका, ठीक है। तो आप आर अपने पास ये है, ठीक है, डी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो अच्छा क्वेश्चन मैं जो बनाना चाहूंगा वो ये बनाना चाहूंगा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैं अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कमिंग आउट, यहां से सारी तो जा नहीं रही है, कितनी जो है फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट, ये कैसे निकालें? कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बाहर निकल रहा है? तो कितना पाई आर स्क्वायर, आप सब भूल गए पाई आर स्क्वायर। ये जो स्फेयर है, ये एक इसकी जो बाउंड्री होगी, भूल गए सब। अगर कायदे से देखो तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। सभी बच्चों ने, दोनों बैच ने सॉलिड एंगल पढ़ रखा है, तो उनको तो चमकना चाहिए था। अब ये कुछ ऐसी चीज नहीं हो रही भाई कि यहां पर ये एस है और यहां से सारी लाइट रे जा रही है। इसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। इसका जो वेव फ्रंट होगा वो हर तरफ होगा, स्फेरिकल होगा। और इसमें से हमारे पास केवल ये था, ये बाउंड्री थी अपनी, एक तरीके से ये बाउंड्री थी। तो हमारी जो लाइट रे जा रही है, ध्यान से देखिए, जो लाइट रे जा रही है भाई, वो यहां पे इसका TIR हो रहा था, यहां पे इसका TIR हो रहा था, देख पा रहे हैं। और इधर आप बोल रहे थे ना, इधर TIR हो रहा था। बाकी आप ये भूल गए कि मैंने आपसे एरिया पूछा था, तो एरिया तो आपने बता दिया, बट ये जो लाइट रे है ये एक स्फेरिकल कैप को पेनिट्रेट करके निकलेगी। ये किसी स्फेरिकल कैप को पेनिट्रेट करके निकलेगी भाई। यहां से जो भी लाइट रे जा रही होंगी, ये स्फेरिकल कैप को पेनिट्रेट करके निकलेंगी, ये जान लीजिए। तो एरिया ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो बाहर जा रही है, उसके लिए ये एरिया जो है पूरा पेनिट्रेट हो रहा होगा। और इसका प्रोजेक्टेड एरिया है, इसका जो ये आपने बताया है, ये है इसका प्रोजेक्टेड एरिया, स्फेरिकल कैप का एरिया है। इसको हटा ही रहा हूं अभी मैं। समझ गए सभी लोग? तो आपको लिखना पड़ेगा दिस एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप पूरे से कितना एरिया है, कितने एरिया से पूरी लाइट जा रही है? 4 पाई से। ऐसे बोल सकते हो कि नहीं? लाइट रे जो जा रही है ऐसे एक कोन बनाएगी और ये स्फेरिकल कैप है, तो जो ये शेडेड एरिया है यहीं से तो पास हो रही है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग आउट के लिए आप क्या बोल सकते हो? दैट इज इक्वल टू जैसे फ्लक्स निकालते थे, आप ये बोल सकते हो कि एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्फेयर, ये बोल सकते हो। ये पहले बोल सकते हो कि नहीं? ठीक है। अब आप यहां से बता सकते हो कि ये पूरा लाइट तो 4 पाई आर स्क्वायर से जा रही है, और इसमें से केवल हमें निकल कितनी रही है? केवल इतने एरिया से, एरिया के। तो वहां से आप बता रहे हो एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप सभी को पता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा क्या है सबको पता ही है, ये जो आपका एंगल है जो आपने अभी निकाला हुआ है, ये अपना थीटा होगा। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप, याद होगा सभी को। एरिया नहीं, ये तो सॉलिड एंगल है। एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप होगा 2 पाई आर स्क्वायर, है ना।
2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप जो होता था याद करो, तो वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ऑब्वियसली यहां थीटा सी होगा, 1 माइनस कॉस, ये थीटा सी ही है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा सी 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा टी अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आएगा हाफ 1 माइनस कॉस थीटा सी। और अभी हमने साइन थीटा सी निकाला है। साइन थीटा सी सभी को पता है 1 अपॉन म्यू होगा। साइन थीटा सी अपना 1 अपॉन म्यू होगा। तो म्यू के फॉर्म में आप ये फ्रैक्शन भी बता सकते हो। कॉस थीटा सी अपना हो जाएगा, ये है अपना थीटा सी, ये 1 है, ये म्यू है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा हाफ 1 माइनस कॉस थीटा सी हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में म्यू। ये बनेगा फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बनेगा फ्रैक्शन के लिए, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट कितना जो है बाहर निकल रही है, वो आप यहां से इजीली बता सकते हो। ये क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है सभी को? सॉलिड एंगल नहीं लिखा है मैंने एरिया लिखा है। ये एरिया का फॉर्मूला है, दिस इज नॉट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला केवल जो होता है वो होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने एरिया लिखा है, सॉलिड एंगल नहीं लिखा है। तो पाई आर स्क्वायर वालों को सबको क्लियर हो गया होगा कि ये जो निकल रहा होगा ये स्फेरिकल कैप से निकल रहा होगा, तो पाई आर स्क्वायर बोलना गलत है। आगे बढ़े भाई, क्लियर है? चलिए, तो प्लेन सरफेस के जाते जाते एक क्वेश्चन मर्ज का कर लें कि मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, प्लेन सरफेस खत्म होने जा रहा है, एक ग्लास स्लैब है और आपने क्या किया है, एक कॉनकेव मिरर इसके सामने रखा है। एक कॉनकेव मिरर रखा है इस ग्लास स्लैब के सामने, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है और ये डिस्टेंस आपको दिया जा रहा है पोल ऑफ द मिरर से 62 सेंटीमीटर। 62 सेंटीमीटर। इसका फोकस ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर और ये पोल है। ये जो ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये भी आपको दिया हुआ है और म्यू जो है, म्यू आपको दिया हुआ है, ये है अपना वही 3/2, ग्लास स्लैब ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे ये डिस्टेंस d है, ध्यान दीजिएगा। इस पोल से इस ग्लास स्लैब की दूरी वो अपनी d है। इस पोल से इस ग्लास स्लैब की दूरी d है, ये 62 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना क्या है, आपको ये बताना है कि सारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को कंसिडर करना है। सारे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को कंसिडर करते हुए सारे, इसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी कुछ देनी पड़ेगी, थिकनेस। तो ये 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि कंसिडरिंग ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जितने हो सकते हैं सारे कंसिडर करने हैं, है ना। कंसिडरिंग ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ d
so that final image always form within the glass slab. Within the glass slab. क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा. आपको बोला है कि कंसिडरिंग ऑल द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो आप लोग मुझे जल्दी बताइए कि हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है. सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि इस ग्लास स्लैब की एपरेंट शिफ्टिंग होगी, है ना. भाई केवल रिजल्ट याद करने से आप जेई मेंस नहीं निकाल सकते. मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ रिजल्ट्स आपको रटे होंगे तो आप जल्दी जो है जेई मेंस उसी पे आएगा तो आप कर सकते हो. बट मैं कह रहा हूं कि जेई मेंस आप निकाल सकते हो, केवल रिजल्ट रट के ऐसा भी मतलब मुश्किल है. कॉन्सेप्ट फिजिक्स में जरूरी है. तो ऑब्जेक्ट अपने पास ये होगा. सबसे पहले इसका ग्लास एयर से ग्लास में रिफ्रैक्शन होगा जिसका रिजल्ट आप सभी बच्चे जानते हो. रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो एपरेंट हाइट का केस बनेगा. रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो एपरेंट हाइट का केस बनेगा. तो यहां से पहले ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन होगा. उससे जो इमेज मिलेगी दैट विल बी एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर मिरर. अब फिर मिरर से जो लाइट रे इधर ही आएगी तो फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा. 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा. तो इनका कहना है कि जो फाइनल इमेज है हमें डी के बारे में बताना है कि डी ऐसा क्या होगा जिससे कि जो फाइनल इमेज है वो ग्लास स्लैब के अंदर रहे. ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, क्वेश्चन आई थिंक सभी को पकड़ में आ गया होगा. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब. तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो. ये डी एच एपरेंट है, कितना है भाई, ये 62 है. और इसका नहीं, हमें इसके इंटरफेस से चाहिए. तो एच एपरेंट जो होगा वो एच रियल, लेकिन एच एपरेंट तो हमें नहीं पता है ना. बोलिए भाई. ये हमें 6 सेंटीमीटर पता है थिकनेस. तो डी के टर्म्स में करेंगे क्या, शिफ्ट पहले निकालोगे अगर तो डी के टर्म्स में कर लो. ये 62 है और ये डी है और ये 6 है. तो ये कितना हो जाएगा, इसका एपरेंट हो जाएगा 62 माइनस 6 माइनस डी, है ना. शिफ्ट कितना मिल रहा है, 2 सेंटीमीटर. शिफ्ट आपको मिल रहा है 2 सेंटीमीटर. ये शिफ्ट आपने, अच्छा शिफ्ट, अरे ठीक है यार, शिफ्ट के लिए शिफ्ट डायरेक्ट निकालो ना, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो आप. शिफ्ट तो बताया फॉर्मूला, शिफ्ट निकाल लो. वो इस पे डिपेंड कहां करता है, बिल्कुल सही है, शिफ्ट निकालिए. एपरेंट शिफ्ट निकालो, और शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे के लॉन्ग होता है. तो शिफ्ट आएगा हमारे पास कितना, T1 माइनस 1 बाई म्यू. अरे यही तो आएगा यार, T1 माइनस 1 बाई म्यू. तो T अपने पास है कितना, 6 दिया हुआ है. 1 माइनस 3 बाई 2, 1 बाई म्यू 2 बाई 3. तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही बोल रहे हैं. तो शिफ्ट अपने पास मतलब यहां पर हमारा I1 होगा. ये I1 है आफ्टर रिफ्रैक्शन. ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगा. अब मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 60.
नाउ दिस I1 क्या होगा, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्रैक्शन, सॉरी फॉर रिफ्लेक्शन, एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर रिफ्लेक्शन। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। रिफ्लेक्शन में आपको क्या दिया हुआ, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे इसके लिए इंसिडेंट होगी तो ये पॉजिटिव होगा, इसका इंसिडेंट रे इधर होगा। तो पोल से मेजर करोगे इसको तो ये 60 होगा, U होगा -60 और F आपका कॉन्केव है तो -20 होगा। तो V अपने पास आ जाएगा 1/V + 1/U = 1/F। तो यहां से अब आप V निकाल लो, UF अपॉन U - F से, तो ये आएगा -60 -20 अपॉन में -60 और -60 और ये फिर से F क्या हो जाएगा, -60 और ये माइनस माइनस +20। थर्टी सेंटीमीटर और प्लस आ रहा है, नहीं प्लस नहीं माइनस आएगा, -30 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है आप लोगों का, नेगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि पोल से जो इमेज बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद, जिसको हम I2 ले रहे हैं, वो कहां पे होना चाहिए, -30 पे। आप ध्यान दीजिएगा वो -30 पे होगा, ठीक है। अब वो -30 पे होगा तो -30 पे जब वो आ रहा है देखो, तो फिर यहां से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। यहीं पे आपको अब दिमाग लगाना है। ये फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है वो तो मिल गया, बट हमारा एम क्या है कि हमें जो इसके बाद फिर से एक रिफ्रैक्शन हो, उससे जो इमेज मिले वो इसके क्या हो, ग्लास स्लैब के अंदर हो। तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा कि एटलीस्ट यहां पर हो, इससे यहां का निकाल लें तो इससे अंदर होगा। डी जो है हम क्रिटिकल इसके यहां पे ले रहे हैं, तो डी यहां के लिए फाइनल इमेज अगर यहां पे देखें तो अगर ये 30 है तो फिर से क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा। और शिफ्ट कितना मिलेगा, शिफ्ट 2 ही मिलेगा भाई। शिफ्ट इस पे डिपेंड नहीं करता, यहां से भी रेयरर से डेंसर, दोबारा जब से रिफ्रैक्शन होगा तो रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन होगा, और जब रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से आपको शिफ्ट मिलेगा 2 सेंटीमीटर का। तो 30 में से 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट मिलेगा, और किस तरफ मिलेगा वो, अलोंग द इंसिडेंट रे। तो इसके लिए इंसिडेंट रे इधर है, तो शिफ्ट मान लो ये 30 यहां पर है तो ये 32 होना चाहिए। डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 32। ये समझ में आया कि नहीं भाई सभी को, यहां पे जो लॉजिक लग रहा है सबको क्लियर है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर light ray again refract from glass slab, है ना, ठीक है। तो आपका जो शिफ्ट होगा, शिफ्ट ऑफ ग्लास स्लैब इस 2 सेंटीमीटर, यही तो है। मतलब मेरा ये कहना है कि अब देखो ये ऐसा कुछ है आपके पास, देखना यहां पर आप आ गए, ये आपके पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज है तो वो अपने पास कितना है, 30। तो ये 30 सेंटीमीटर का जो रिफ्रैक्शन होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इससे रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट मिले इसको, तो इसको एटलीस्ट यहां पे आना पड़ेगा, एटलीस्ट ये क्रिटिकल कंडीशन है।
तो क्रिटिकल कंडीशन में ये एटलीस्ट यहां पे शिफ्ट के बाद, है ना, शिफ्टिंग के बाद, मतलब ये नहीं, एक और बना ले, मान लो ऐसा है, तो अगर ये अपने पास I2 है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, बोलो, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ था यहां से, ये आपको दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर हमें मिला था पोल ऑफ द मिरर से, पोल ऑफ द मिरर से ये मिला था। तो मेरा ये कहना है आपको कि पोल ऑफ द मिरर से ये फाइनल इमेज I2 रिफ्लेक्शन के बाद 30 मिला, ठीक है, तो ये I2 का फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका जो शिफ्ट मिले, ये यहां से यहां पे ये और 2 सेंटीमीटर और हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि ये यहां पर आ चुका होगा। कहां पे? I2 या I3, फाइनली I3 कम से कम यहां पर होगा, कम से कम यहां पर होगा। आई थिंक सभी को क्लियर है। तो शिफ्ट जो है हमेशा इंसिडेंट रे के लॉन्ग होता है, तो इसके लिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड वाली होगी, इंसिडेंट रे इधर ही होगा। तो इसके लिए शिफ्ट और I2 यहां पर है, तो यहां की जगह पे ये और आपको 2 सेंटीमीटर ऐसा मिले, इसको इसके अंदर बनना है, तो क्रिटिकल कंडीशन में ये होगा। तो D जो अपना होगा, D के लिए हम बोल सकते हैं कि जो D होना चाहिए वो लेस देन, ये तो मैंने क्रिटिकल बोला है, इसके अंदर हो जाए, तो ये और थोड़ा पास हो, मतलब D लेस देन क्या होना चाहिए? 32 सेंटीमीटर। D लेस देन क्या होना चाहिए भाई? 32 सेंटीमीटर। शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, शिफ्ट इंसिडेंट रे के लॉन्ग होता है, ठीक है। शिफ्ट जो है ग्लास इंसिडेंट रे के एलॉन्ग बोला जाता है। तो इसकी जो इंसिडेंट रे होगी फाइनली, वो मिरर की रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वही इसकी इंसिडेंट रे होगी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर शिफ्ट हो 2 सेंटीमीटर और, तो ये 30 था और ये 2 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो जाए तो यहां पर आ जाए। ग्रेटर नहीं होगा भाई, ग्रेटर कैसे होगा? अगर ये ग्रेटर हो जाएगा, अगर D हमारा ग्रेटर हो जाएगा तो अब तो ये बनेगा ही नहीं। यहां पे कैसी बात करते हो, ये क्रिटिकल है। इसको और पास लाओगे तो एश्योर होगा कि I3 यहां पर है, फिर यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो जितना पास लाओगे ये अंदर को जाएगा, ठीक है। तो आपके पास D लेस देन 32 हो, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, इसका रेंज मिल सकता है। एक कंडीशन ये हो सकती है, देखो कि हमारा जो ये मिरर है, ग्लास स्लैब की लिमिटिंग कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि ग्लास स्लैब पूरा यहीं पर हो, ये ग्लास स्लैब मैं एकदम यहां पे रख दूं, तो इस केस के लिए क्या कंडीशन बोलोगे बताइए? ग्लास स्लैब को मैं यहां पे रख दूं तो इसकी बची हुई दूरी क्या होनी चाहिए? ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दूरी कितनी होनी चाहिए भाई बताइए? क्लियर है? जल्दी बताइए। कि ये मैं कह रहा हूं कि क्रिटिकल कंडीशन ये हो कि ये यहां पर आ जाए, सबसे पास हो जाए, तो ये जो D होना चाहिए ये कितना होना चाहिए? ये 32 था, देखिए 32 था। आप इसको और मतलब इसको टच करा रहे हैं तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी ये बचती है, और आना कितना है? 32। तो 32 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें इमेज फाइनली तो 32 पे मिल रही है। तो 32 में से ये माइनस करेंगे, यहां पे अगर हमें इमेज चाहिए फिर से क्रिटिकल कंडीशन, तो ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 32 माइनस 6, ये 6 सेंटीमीटर है। तो 32 माइनस 6 ये आप बोल सकते हो कितना?
28 कितना आ रहा है? हाँ 26 आ रहा है। चेक करना है इसको, 26 आएगा बिल्कुल। तो 26 सेंटीमीटर, तो इसके पास जो रेंज आएगा ये डी होगा, ये सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा वाला आपके पास 26, मतलब डी। अब देखो यहां से जो बाकी आई होना चाहिए डी, वो 26 से ज्यादा होना चाहिए। तो फाइनली जो रेंज आएगा, थोड़ा और सोचिए आप लोग, मुझे नहीं लगता कितने बच्चे इसको समझ पाए। 26 सेंटीमीटर से ये हो जाएगा 32, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी अंदर जाने के लिए। तो ये 26 से 32 होगा, ये रेंज होगा भाई, ये अपने पास रेंज होगा। डी का आंसर ये होगा। मेरी बात सब लोग समझ पाए कि नहीं? ये तो सब लोग समझ गए होंगे, ये जो मैंने समझाया है ये तो सब लोग समझ गए। बहुत सिंपल है कि 36 पे, देखो इधर 36 पे 30 पे हमारी फाइनल इमेज आई और इससे रिफ्रैक्ट होके 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हुई। तो क्रिटिकल कंडीशन में डी की वैल्यू 32 हो तो यहां पे जस्ट बनेगा इमेज, इससे पास होना चाहिए तो यहां अंदर को चला जाएगा। अब यही चीज आप ऐसे सोचो कि ये 6 सेंटीमीटर था, ध्यान दीजिएगा, आप यहीं से समझ सकते हैं सेकेंड केस और अच्छे से। ये 6 सेंटीमीटर था, तो अगर आप इसको यहां पोल के पास लेके आते हो, पोल के पास अगर आप लेके आते हो, पोल से कितनी दूरी पे? भाई पोल से अपने पास ये डी है और इधर अपने पास 6 है, तो बाकी जो इमेज बननी है वो कितनी हो जाएगी? 32। पोल से तो ये इमेज, ये वाली जो इंटरफेस पे वो 32 ही रहेगी। तो इसमें आप इसको और सबसे पास ले आ दोगे तो इससे माइनस करोगे 6 से, तो 32 माइनस 6 जो होगा वहां से फिर आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? मतलब ये वाली जो चीज है अपनी पूरी शिफ्ट करने के लिए, तो ये तो सबको क्लियर है। अब मेरा कहना है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद ये 30 है, ये आई इधर है, देखो ठीक है। अब आप मान लो इसको क्या कर रहे हो, कहीं यहां पे लेके आ रहे हो, ये है, और ये आप डी बोल रहे हो। पोल से इसकी दूरी जो है 30 थी, पोल से इस वाले की दूरी कितनी थी? 30 थी इमेज की। तो इमेज की दूरी अपनी 30 थी और ये अपने पास 6 है। इसकी शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग मतलब ये 32 थी, पूरी 32, तो 32 थी और इसको हमें फिर से यहां पर लेके आना है। तो 32 में से ये 6 माइनस कर दोगे तो हम बोल सकते हैं ना कि डी यहां पर आएगा। बोलो भाई। हाँ दूसरे एंड पे मिलेगा बिल्कुल, तो यहां नहीं, दूसरे एंड पे मिलेगा बिल्कुल। यहां की बात कर लो क्रिटिकल, ठीक है। तो मतलब डी की जो वैल्यू होगी, नहीं अगर यहां लोगे तो आप ये डी को फिर ग्रेटर कैसे, इस साइड नहीं, इस साइड होगा तो डी होगा तो इसी तरफ। ये मैंने आपको ये जो डायग्राम बनाया है, आई थिंक इससे आप समझ जाएंगे। थोड़ा और सोचिएगा इस पे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये शायद आपको क्लियर हो कि अगर आप काफी क्लोज लेके गए तो ये 6 है, ये डी है, और हमारी जो इमेज है वो पोल से, पोल ऑफ द मिरर से पहले 30 बनी थी, है ना, पहले 30 बनी थी, और 30 बनने के बाद (26) और 6 30 होगा।
ये क्लियर है सभी? 6 माइनस क्यों किया गया है? देखिए 6 माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि ये तो आपके पास इसी जोन में होना चाहिए, कर इमेज अपने पास यही होना चाहिए भाई। ये क्रिटिकल कंडीशन है। रे डायग्राम मैं सोच रहा हूं कि आपको रे डायग्राम से समझा दूं, अगर हो पाए तो देखता हूं। मतलब एक केस तो ये भी हो सकता है कि जो सबसे क्लोज हो, अगर यहां पर लेके आ गए और थर्टी टू, तो ये यहां पर बने और इसकी शिफ्टिंग इंसिडेंट रे इधर है, तो इसकी शिफ्टिंग भी 30 के बाद 2 की शिफ्टिंग हो रही है, तो 32। हाँ डी स्मॉल है इसीलिए आपको लग रहा होगा। रे डायग्राम मैं और कैसे बना सकता हूं? पहला पार्ट सभी को क्लियर है? पहला पार्ट सभी को क्लियर है? तो पहले पार्ट में ये पार्ट तो सबको क्लियर है। ये डी था तो कहीं I2 बना और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो इसके अंदर जाना चाहिए, तो ये 32 हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये इधर भी तो हो सकता था मैक्सिमम वैल्यू पे। देखो अगर मैं बोलूं कि ये 30 के इस तरफ हो, 30 के इस तरफ हो, तो 30 की शिफ्टिंग होगी। अगर ये 30 के इधर हो जाए तो I2 की जो शिफ्टिंग होगी वो इस तरफ होगी। ये 32 माइनस 6 का मतलब समझ रहे हैं डी के लिए क्या है? मतलब अगर मैं ग्लास स्लैब को यहां पे लेके आऊं, इस एंड पे, थर्टी माइनस 2 प्लस 6, ये वाला पहला डायग्राम तो क्लियर है ना सभी को? पहला डायग्राम तो सभी को क्लियर है? पहला डायग्राम सभी को क्लियर है? दूसरा डायग्राम फिर चलो सोच के बताऊंगा, फिर रे डायग्राम से क्लियर करूंगा। नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ये पहला सभी को क्लियर है? पहला वाला सभी को क्लियर है भाई? पहले ये बोलिए, फर्स्ट में बताइए, फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं है? डी ग्रेटर देन वाले में 30 प्लस 6 इक्वल टू 2, 30 प्लस 6 इक्वल टू 2। फाइनल इमेज 32 पे बन रहा है। हाँ फाइनल इमेज आपका शिफ्टिंग के बाद 32 पे बन रहा है, वो यही बनेगा, तो ग्लास स्लैब यही होना चाहिए, ये तो सही है। तो डी 32 हो, और डी जो है मतलब ग्लास स्लैब 32 से इस तरफ होना चाहिए, तभी ये I3 अंदर को बनेगा। तो पहला पार्ट तो इजीली क्लियर है। ठीक है, मिनिमम वाला देख लीजिए, मिनिमम वाले में एक बार सोच लीजिएगा, नहीं तो रे डायग्राम से कुछ सजेस्ट करूंगा। मिनिमम वाले में सोच लीजिएगा कि क्या हो रहा है। मिनिमम वाले में एक बार सोचिएगा कि 32 माइनस 6, अब मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। 32 माइनस 6 जो है 26 सेंटीमीटर जो मैंने लिया है, मैं कह रहा हूं कि सबसे इसको क्लोज कर दिया, इसके तो क्लोज कर दिया। अब इस केस में
जो 32 होगा, मैंने 32 से माइनस क्यों किया है ये क्लियर है। 32 से माइनस इसलिए किया है 6 को, क्योंकि इमेज अब कहीं इस जोन में नहीं होगी। इमेज जो अपनी होगी ये 32 माइनस 6 मतलब 32 कहीं इधर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 32 मतलब मैं लिमिटिंग कंडीशन ढूंढ रहा हूं, तो 32 मान लो कहीं यहां पर होगा। 32 अपने पास कहीं यहां पर होगा, तो 32 अपने पास अगर यहां है, 32 अगर हम ये लेते हैं यहां से, तो 32 माइनस 6 हम यहां पर आ जाएंगे। तो मतलब क्रिटिकल कंडीशन ये है कि इमेज अब यहां बने। ठीक है, जब इमेज यहां बनेगी तो इसकी शिफ्टिंग लेकिन अलोंग द इंसिडेंट रे है ना, तो इस तरफ होनी चाहिए। शिफ्टिंग इसकी इस तरफ होनी चाहिए, मतलब 30 पहले इमेज था, इधर कहीं 30 हो, 30 से 2 तो यहां पर आए वो इमेज कहीं ऐसी जगह पे हो जैसे ये 2 हो और ये 30 हो। तो इमेज अपनी शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 32 और 32 में से फिर 6 सही तो है। देखिए मैं बता रहा हूं, देख लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसकी लिमिटिंग कंडीशन ये बनेगी, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। देखिए मिनिमम वैल्यू ये है कि कहीं पे हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहीं इधर आ रही है 30 पे, तो ये अपना 30 हो जाए और इसी साइड इंसिडेंट रे, तो इसका फिर से जो है, लेकिन फिर ये डेंसर से रेयर होगा, फिर ये डेंसर से रेयर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट रन पे देखते हैं, नेक्स्ट रन पे देखते हैं। दूसरा क्लियर है, दूसरा इनको क्लियर है, पहले में डाउट, पहले में तो कोई डाउट ही नहीं है। 32 वाले में क्या होगा, राइट वाले पर होगा। ठीक है, चलिए फिर इसको रे डायग्राम से आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो नेक्स्ट टर्न पे अपना जो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस पढ़ेंगे। कल की क्लास का थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है क्योंकि बहुत बच्चों का एडवांस का टेस्ट रहेगा उस टाइम, तो या तो कल की क्लास 6 से 6 to 8 कर सकते हैं भाई, कल की क्लास 6 to 8 कर सकते हैं। सिक्स टू एट कर सकते हैं भाई कल की क्लास। ठीक है, तो 6 to 8 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको इन्फॉर्म कर देंगे।